सन 1951 से ये ज़मीन बेलिए नोची नाम के बागवानी के महकमे के अधिकरण में है। यहाँ आलू की खेती होती है। आलू खोदते समय ज़मीन के नीचे से बड़ी तादाद में इंसानी हड्डियाँ और युद्ध सामग्री भी बरामद होती रहती है। बड़े सरकारी महकमे में शिकायत ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। उन्हें ये मालूम था कि उनकी शिकायत सुनकर भी दूसरी ज़मीन का आवंटन नहीं होना था। उन लोगों का कहना था, अब जैसी भी है ये ज़मीन उनकी किस्मत थी। इस तरह तफसीली से पाए पूर्व ज्ञान से ख्रिस्ताफोर को समझ आ गया था कि उसके अपने जीवन काल में इस ज़मीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और उसका चुनिंदा घर 54 सालों तक ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। ख्रिस्ताफोर का मानना था कि किसी भी बनते बिगड़ते इतिहास वाले देश के लिए 54 साल कोई कम मायने नहीं रखते। जिस घर में ख्रिस्ताफोर ने रहना तय किया था वो 5 दीवारों वाली झोपड़ी थी। 4 बाहरी दीवारों के अलावा भीतर में लकड़ी के फ्रेम में एक 5वीं दीवार भी थी। लट्ठों के फ्रेम को आड़ में लेती ये दीवार भीतरी भाग को 2 हिस्सों में बांटती थी। गर्म हिस्सा जिसमें अलाव घर था और दूसरा ठंडा। अपने नए मकान में घुसते ही ख्रिस्ताफोर ने लट्ठों की दीवारों की जांच पड़ताल की, ये देखने के लिए कि कहीं दीवारों के बीच सुराग तो नहीं आ गए हैं। खिड़कियों पर बैलों के मूत्राशय से बनी झिल्ली जो ठंडी हवाओं को रोकने के लिए चढ़ाई जाती है उसको भी कस दिया गया। फिर ख्रिस्ताफोर ने तिलहा फलियां और झड़बेरी को देवदार के पेड़ की छीलन और लोबान के साथ मिला दिया। उसमें बलूत के पेड़ की पत्तियां और ब्राह्मी के पत्ते भी डाल दिए। इन सब चीज़ों के हल्का सा कूट कर कोयले की आंच पर रख कर ख्रिस्ताफोर ने इससे पूरे घर में धुआं दिया। ये सब ख्रिस्ताफोर ने एहतियातन तौर पर किया था। हालांकि वो जानता था कि कुछ अरसे के बाद महामारी का असर खुद ब खुद कम होता जाएगा। उसे अपने घर आने वाले रिश्तेदारों का भी ख्याल था, इसलिए उसने संक्रमण को नष्ट करने की हर कोशिश की। फिर उन मरीजों को भी बचाना था जो हर समय उनके पास इलाज करवाने आते रहते थे। ख्रिस्ताफोर के पास आने जाने वालों का तांता लगा ही रहता था, क्योंकि वो जड़ी बूटी की अच्छी जानकारी रखता था। पुरानी खांसी से परेशान मरीज उसके पास ही आया करते थे। वो उन्हें शहद में पीसा हुआ गेहूं और जौ का आटा मिलाकर खाने के लिए दे देता। कभी कभी वे अपने मरीजों को फेफड़ों की नमी बाहर खींचने के लिए गेहूं की बाली को उबालकर पीने को देता था। उबाले हुए मटर का पानी या फिर शलगम का पानी भी खांसी की ज़्यादती देखकर देता था। ख्रिस्ताफोर काफ़ी अनुभवी था और खांसी की गहनता को आवाज़ से पहचान जाता था। कभी कभार खांसी को आवाज़ की तीव्रता से पहचानना बड़ा ही पेचीदा काम होता था। ऐसी सूरत में ख्रिस्ताफोर मरीज की छाती पर अपना कान लगाकर देर तक उसकी सांसों का चलना देखता। जो लोग अपने मस्से हटवाने आते थे उन्हें ख्रिस्ताफोर पीसा हुआ प्याज नमक के साथ लगाने को दे देता और फिर वो उन्हें मस्सों पर थूक मिलाकर चिड़िया की बीट लगाने की सलाह देता। उसके विचार में ये मस्सों को हटाने का सबसे कारगर तरीका था। ऐसा करने से मस्सों की जड़ें मर जाती थीं और कभी भी उस जगह पर दोबारा मस्से नहीं उगते थे। ख्रिस्ताफोर के पास लैंगिक असंगतियों का भी इलाज था। ऐसे लोग जिस तरह से ठिठकते घबराते हुए उसकी कुटिया की दहलीज लांघ कर दाखिल होते, उस अंदाज से ही ख्रिस्ताफोर उनकी परेशानी का सबब समझ जाता था। उनकी उदासीन व खिसियानी नज़रों को देख ख्रिस्ताफोर को काफ़ी हंसी भी आ जाती थी, लेकिन वो इसको जाहिर नहीं होने देता। ज़्यादा बात किए बिना ख्रिस्ताफोर ऐसे मरीज़ों को उनको नीचे का लिबास उतारने के लिए कहता और वे बिना किसी हिचकिचाहट के उसका कहना मान लेते।
कभी कभी वो उन लोगों को बगल वाले कमरे में नहाने के लिए भेज देता, इस हिदायत के साथ कि आगे की खाल को विशेष रूप से खोलकर साफ कर लें। ख्रिस्ताफोर का मानना था कि वे भले ही मध्यकालीन युग में रह रहे हों, लेकिन व्यक्तिगत साफ सफाई के नियमों के पालन में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ख्रिस्ताफोर बेहद झुंझलाहट के साथ सुनता कि किस बेतरतीबी से डोंगे से पानी लकड़ी के टब में गिराया जाता था। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि सफाई के लिए भेजे गए आदमी को ठीक से नहाना भी नहीं आता था। अब इस संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? गुस्से में ख्रिस्ताफोर ने अपनी मन की बात भोजपत्र पर दर्ज की। और बताओ, ऐसे घिनौने मर्द को कोई भी औरत भला अपने पास आने की इजाज़त देगी? अगर ऐसा हो तो वो किसी डरावने ख्वाब से कम ना होगा। अगर ख्रिस्ताफोर को लगता कि गुप्त अंग में दिखाई देने वाला कोई जिस्मानी मसला नहीं है, तो वो आने वालों से तफसील से उनकी समस्या के बारे में चर्चा कर लेता था। लोगों को भी विश्वास था कि ख्रिस्ताफोर उनकी समस्याओं की गोपनीयता को बरकरार रखेगा, इसलिए वे बिना किसी डर या हिचकिचाहट के सब कुछ बता देते। अगर किसी मरीज़ की समस्या उन्नत शिशन से जुड़ी होती थी, तो वो उस व्यक्ति को महंगी सौंफ और बादाम खाने की सलाह देता था। वैसे सस्ते पुदीने की शरबत भी यही काम कर सकती है। इन सभी उपायों से वीर्य व यौन शक्ति को सक्रिय करने में मदद मिल सकती थी। ख्रिस्ताफोर के विचार में तो यही काम गेहूं के रस और एक असाधारण नाम वाली जड़ी बूटी अमृतावली भी कर सकती थी। जब कुछ भी कारगर न होता, तब एक और घास शतावरी भी काम में लाई जाती थी। इस घास की 2 सफ़ेद काली जड़ें होती हैं। इसके सफ़ेद जड़ के प्रयोग से यौन क्रिया में मजबूती आती थी, लेकिन पीली जड़ के प्रयोग से उल्टा असर हो सकता था। एक और समस्या ये थी कि सही समय पर इसकी जड़ों को मुंह में दबाना होता था, इसलिए हर आदमी इस उपाय को पसंद नहीं करता था। अगर ये सारे तरीके भी कारगर सिद्ध ना होते थे, तो ख्रिस्ताफोर जड़ी बूटियों को छोड़ जानवर खाने पीने की सलाहें देता था। मुर्गे के गुर्दे और बत्तख खाने की सलाह उन मर्दों के लिए होती जो अपनी मर्दानगी खो चुके होते थे। अगर मसला ज़्यादा नाजुक होता, तो ख्रिस्ताफोर मरीज़ को इमाम दस्ते में कुटे लोमड़ी के अंडे अंगूरी शराब में घोल कर पिला देता था। जो ऐसा करने में असमर्थ होते, उनके सामने वो साधारण मुर्गी के अंडे प्याज और शलगम के साथ खाने की पेशकश रखता। ख्रिस्ताफोर को जड़ी बूटियों पर पूरा भरोसा ही नहीं, बल्कि उनका मानना था कि अगर ऊपर वाले की मेहरबानी होनी होगी, तो वो किसी भी काम के लिए किसी भी जड़ी बूटी के रूप में आ जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे ऊपर वाले की मेहरबानी किसी व्यक्ति के रूप में चली आती है। दाता ने देना है तो जड़ी बूटियाँ या इंसान कोई भी ज़रिया बन जाता है। ख्रिस्ताफोर ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि क्यों हर जड़ी बूटी में कोई न कोई विशिष्ट लक्षण होते हैं। उसके नज़दीक ऐसे सवाल की कोई अहमियत नहीं थी। ख्रिस्ताफोर के लिए बस इतना जानना काफ़ी था कि ये सब ईश्वर की माया थी और कुछ नहीं। अड़ोसी पड़ोसियों को ख्रिस्ताफोर से दवा दारू के अलावा भी काफ़ी मामलों में मदद मिलती थी।